आज हम अध्ययन करेंगे हन्ना आरे के सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति संबंधी विचारों के बारे में। हन्ना आरे से पहले मुसोलिनी, हिटलर, लेनिन और स्टालिन ने सर्वाधिकारवाद की स्थापना की थी। सन 1933 में एल्फ्रेड कॉबन ने सर्वाधिकारवाद को राज्य की साम्यवादी विचारधारा से जोड़ा और ब्रेजेनजिंस्की ने सर्वाधिकारवाद की 6 विशेषताएं बताईं। पहली है विचारवाद, आइडियोलॉजी। दूसरा है एक नेता द्वारा निर्देशित एकमेव जनसमाजी दल यानी मास लेवल पर। तीसरा है आतंकवादी पुलिस नियंत्रण। चौथा है जनसंचार के साधनों पर एकाधिकार, मीडिया पर नियंत्रण। नेक्स्ट है सशस्त्र साधनों पर एकाधिकार एंड लास्ट है एक शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता। इसके अतिरिक्त फ्रेडरिक जैसे राजनीति वैज्ञानिकों ने भी सर्वाधिकारवाद की व्याख्या की, परंतु किसी ने भी उसके वैचारिक उद्गम पर दूरगामी प्रकाश नहीं डाला। हन्ना आरे को सर्वाधिकारवाद की प्रमुख असर्वाधिकारवादी व्याख्याता माना जाता है। वह वोगेलिन की तरह कुछ उग्रवादी विचारक हैं। आरे पहली विचारक थीं जिन्होंने अपने ग्रंथ सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति में सर्वाधिकारवाद को आधुनिक समाज की अभूतपूर्व घटना मानते हुए इसके वैचारिक उद्गम पर प्रकाश डाला तथा इसके ऐतिहासिक, दार्शनिक तथा विचारात्मक कारकों का विश्लेषण किया है। हन्ना आरे के अनुसार सर्वाधिकारवाद में मूल्यों का नया मूल्यांकन, ट्रांसवैल्यूएशन होता है कहा, जिसमें निर्दोष व्यक्ति निंदा एवं घृणा का पात्र होता है और अपराधी खुलेआम घूमते हैं या उनका सम्मान किया जाता है। स्थापित व्यवस्था के प्रति तथा कानून के प्रति लोगों का विश्वास कम होने लगता है। असहायता और असुरक्षा का भाव बढ़ जाता है। यहाँ तक कि कभी कभी सीधे साधे व्यक्तियों को भी इन्हीं अपराधियों पर निर्भर हो जाना पड़ता है। इन अपराधियों में सामूहिक अपराध की भावना बढ़ने लगती है, जिससे वे एक दूसरे के प्रति आबद्ध हो जाते हैं। नाजीवाद तथा स्टालिनवाद को हन्ना आरे ने सर्वाधिकारवाद के प्रमुख उदाहरण के रूप में स्वीकार करते हुए कहा है कि इस प्रकार के सामूहिक अपराध की प्रवृत्ति नाजी जर्मनी में दिखाई देती है, जहां निजी तथा सार्वजनिक जीवन के सारे पक्ष एवं सर्वव्यापक प्रभुत्व की प्रक्रिया में विलीन हो जाते हैं। इस प्रक्रिया का केंद्र बिंदु एक छद्म वैज्ञानिक विश्व दृष्टि यानी विचारधारा, आइडियोलॉजी है, जो इस आंदोलन को अपने लॉजिक, तर्क तथा विचार, आइडिया के अनुरूप समाज के निरंतर विध्वंस और पुनर्निर्माण के लिए विवश करती है। उदाहरण के लिए इसमें इतिहास को परस्पर विरोधी जातियों या वर्गों के बीच अंतर्निहित संघर्ष के रूप में देखा जाता है। इस विश्वास के फलस्वरूप मनुष्यों की सहज बुद्धि तथा व्यावहारिक ज्ञान छिन्न भिन्न हो जाते हैं। विचारधारा की पुष्टि तथा व्यावहारिक ज्ञान छिन्न भिन्न हो जाते हैं। विचारधारा की पुष्टि तथा विरोधियों का दमन करने के लिए इसमें आतंक यानी टेरर का भरपूर प्रयोग हमें दिखाई देता है, जैसे कि यातना शिविरों के अनुभव से सिद्ध होता है, जहां लोगों को समान वेशभूषा पहनने के लिए विवश करना, सिर मुड़ाना, गैस चैम्बरों में सामूहिक मृत्युदंड देना जैसी सामूहिक प्रवृत्ति पाई जाती है। नाजी सैनिक प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्टता मिटाने के साथ ही उन व्यक्तियों को भी मिटा देना चाहते थे जिन्हें उनके इन क्रूर दुष्कर्मों की जानकारी थी, जिससे कि वो उनके दुष्कर्मों के बारे में जनता को न बता पाए कि उनके साथ में किसके द्वारा किस तरह की नृशंसता का व्यवहार किया गया है। हन्ना आरे के अनुसार सर्वाधिकारवाद में सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र को अपने में विलीन करके उसको नष्ट कर देता है तथा मानव प्रकृति का रूपांतरण करके यह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि सब कुछ संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल
एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल। मनुष्यों को यहाँ तक कि समय समय पर अपने नेताओं को यह व्यवस्था समान रूप से सरप्लस समझती है, क्योंकि इसका लक्ष्य समस्त विश्व को केंद्रीय नियंत्रण करके उसे अमानवीकृत करना होता है। आर्य के अनुसार इसी आधार पर एडमंड बर्क जैसे रूढ़िवादी विचारक द्वारा फ्रांसीसी राज्य क्रांति के अंतर्गत घोषित अमूर्त अधिकारों की आलोचना तथा यह कथन सही है कि हम समान पैदा नहीं हुए, बल्कि हमें राजनीतिक संगठन अथवा कानून के संरक्षण द्वारा समान बनाया गया है। उनके अनुसार व्यक्ति का निजी और विशिष्ट क्षेत्र तथा दूसरे व्यक्तियों के साथ उसकी भिन्नता सदैव सार्वजनिक क्षेत्र अथवा राजनीतिक व्यवस्था के लिए खतरा रहे हैं। यदि इस विशिष्टता को बनाए रखना है तो व्यक्ति के निजी क्षेत्र को समुदाय का संरक्षण मिलना चाहिए। परंपरागत नैतिक मूल्यों के विषय में तटस्थ रहने के साथ सर्वाधिकारवाद एक नई और विकृत नैतिकता स्थापित करना चाहता है, जिसमें अहिंसा के स्थान पर हिंसा का समर्थन किया जाता है। यद्यपि पुराने निरंकुश तंत्र में परिवर्तन विरोधी व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया जाता था, परंतु आधुनिक सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाएं अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए निरंतर परिवर्तन पर निर्भर करती हैं तथा विवेकपूर्ण लक्ष्यों के अभाव में शक्ति का विस्तार चाहती हैं ताकि इसे एक कार्य नियम बनाया जा सके। हन्ना आरेंट ने सर्वाधिकारवाद तथा सत्तावाद अथॉरिटेरियनिज्म में अंतर करते हुए कहा है कि सत्तावाद के अंतर्गत संपूर्ण शक्ति और उत्तरदायित्व राज्य के हाथों में केंद्रित होते हैं, जबकि सर्वाधिकारवाद एक ऐसा अनियमित आंदोलन है जिसमें शक्ति और उत्तरदायित्व के स्रोत परस्पर एक दूसरे से कटे हुए तथा विरोधी होते हैं। इसमें सर्वोच्च शक्ति पुलिस, गुप्त पुलिस, सीक्रेट पुलिस के हाथों में रहती है, सरकार के हाथों में नहीं। यहाँ वैधता, लीगैलिटी तथा राष्ट्रीय प्रभुसत्ता, नेशनल सोवरेनिटी निरर्थक हो जाती है। जैसे जर्मनी में यहूदी विरोधवाद के द्वारा यहूदियों को राज्यहीन, स्टेटलेस बनाकर मानव के मूलभूत बुनियादी अधिकारों से वंचित कर दिया गया और तरह तरह की उनको यातनाएं दी गईं। लेनिनवाद तथा कार्य परिणामवाद यह मानता है कि सत्य या वास्तविकता को क्रिया, एक्शन के माध्यम से ही समझा जा सकता है, जबकि आर्य का कहना है कि सर्वाधिकारवाद में सत्य या वास्तविकता की खोज स्थगित हो जाती है। वह प्रत्येक वस्तु को संभव मानने की प्रवृत्ति के कारण ऐसी नीति का निर्माण करता है जिसका उद्देश्य बल द्वारा प्रत्येक स्थिति को उस नीति के अनुकूल बनाना होता है। इससे विधि निर्माण अर्थहीन हो जाता है तथा जनता या प्रशासन का कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता। राज्य का शासन तंत्र स्वेच्छाचारी हो जाता है। किसी भी नीति या अधिकारी का किसी भी समय परित्याग कर दिया जाता है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति विधि विहीनता की स्थायी दशा में रहता है, जिसमें प्रत्येक को संदेह की दृष्टि से देखता है और अन्य व्यक्तियों से अलग अलग हो जाता है। हन्ना आरेंट ने सर्वाधिकारवाद को बढ़ाने में साम्राज्यवाद को विशेष रूप से उत्तरदायी माना है। वो कहते हैं कि जब अर्थव्यवस्थाएं न्यूनाधिक रूप में राष्ट्र राज्य की सीमाओं में संचालित रहीं, बुर्जुआ वर्ग राजनीति को दूसरों के लिए मानता रहा। साम्राज्यवादी युग में अर्थव्यवस्थाओं ने अपने देश की सीमाओं को पार किया और उनके लिए राजनीति में हस्तक्षेप करना आवश्यक हो गया। साम्राज्यवादी विजेताओं ने शासितों की सहमति के सिद्धांत की अवहेलना की और विचारों की स्वतंत्रता और सामुदायिक भावना के अभाव में मानवता को अपार क्षति पहुंचाई। यहाँ मानवाधिकारों का कोई अर्थ नहीं रह जाता और स्वयं शासकों की मानवता भी
नष्ट हो जाती है। आर्य ने ऐसे मानवाधिकार विहीन व्यक्तियों को साम्राज्यवाद की विशिष्ट उपज माना है। यह विस्तारवाद की शाश्वत मनोदशा है जिसे फासीवाद, नाजीवाद एवं साम्यवाद की गतिविधियों में देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से हन्ना अरेंट ने सर्वाधिकारवाद के विश्लेषण में ऐतिहासिक घटनाओं, सुस्पष्ट सिद्धांतों तथा जनता की अवचेतन मनोदशाओं के मध्य अंतःक्रियाओं को अभिव्यक्त किया है। उनका मानना है, यानी हन्ना अरेंट ये मानती हैं कि 19वीं शताब्दी के अंत में ऐतिहासिक प्रवृत्तियां सर्वाधिकारवाद के रूप में प्रकट होने लगी थीं और उन्हें अमूर्त अधिकारों के रूप में अभिव्यक्त किया जा रहा था। यूरोपीय समाज के विघटन ने मनुष्यों को ऐसा दिशाहीन बना दिया कि वे आसानी से विचारधाराओं, आइडियोलॉजीज के आकर्षण में बंध गए। तो ये था हन्ना अरेंट का सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति का सिद्धांत।